Okay, so today we are going to cover our new topic, that is rhetoric and prosody. Okay, rhetoric. In Hindi, we can call it as Sahitya Shastra. Okay, and for prosody we can call it as Chand Shastra. थोड़ा पढ़ लीजिएगा हिंदी, ठीक है। छंद शास्त्र, ठीक है, मीन्स देर इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ साइंस इन राइटिंग पोएट्री ऑल्सो और इन लिटरेचर. So there are two different paths here. One is rhetoric and another is prosody. So these two are together makes your literature better. So the word rhetoric, it came from the Greek word rhetoric, R-H-E-T-O-R-I-C-K-E, ठीक है, R-A-K, rhetoric, which means oration or oratory skill. Basically oration है, this is oration. Rhetoric means oration, means how you speak to influence your audience. That is called as your oration skill. Okay, if you are able to influence your audience, then it becomes your oratory skill. So it is also a kind of skill, and you know, just like other skills like cooking, sewing and many other, swimming, you have to learn that one also. We generally say it's natural, but it's not natural. It can be learned. Okay, so if you go in literature, you find its history starting from Aristotle. हिंदी में अरस्तु कहते हैं इसको, नाम सुना होगा अरस्तु जी का, ठीक है, अरस्तु, ठीक है। लिटरेचर में आपको बहुत मिलेंगे, स्पेशली इंग्लिश में। वैसे तो इनको बहुत ज्ञान था लिटरेचर में। आगे भी नेक्स्ट ईयर पढ़ेंगे आप जब ट्रेजिडी की डेफिनेशन, इन्होंने आज ये समझ लो कि 320 BC इन्होंने एक बुक लिखी थी, एक ट्रेटाइज लिखा था इसी नाम से, द रिटोरिक करके, ठीक है। इसमें इन दिस ही हैज टॉक्ड अबाउट ट्रिनिटी ऑफ ओरेशन, ठीक है। यानी ट्रिनिटी मतलब तीन चीजें जो ओरेशन के, यानी एक अच्छा ओरेटर बनने के लिए चाहिए हमें, ठीक है। दीज थ्री वर्ड्स आर लोगोस, पैथोस एंड इथोस. आई होप यू हैव हर्ड दीज वर्ड्स, पढ़ा होगा, सुना ही है, हाँ। ओके, लोगोस मीन्स यूज ऑफ वर्ड्स, ठीक है। लोगोस मीन्स होता है वर्ड वैसे, ठीक है। तो ये अब आपको अपने ऑडियंस को इन्फ्लुएंस करना है, ठीक, ध्यान दीजिए यहाँ पे, अपने ऑडियंस को इन्फ्लुएंस करना है। यू मस्ट हैव सम वर्ड्स, उनके लेवल का वर्ड्स आपको चाहिए। सो सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स इज वेरी मैंडेटरी हियर, दैट कम्स अंडर योर लोगोस, ठीक है। देन पैथोस, पैथोस मीन्स होता है अराउजिंग ऑफ पीटी और कंपैशन। आप जिसको कहते हैं ना कि बहुत सारे ओरेटर होते हैं, वो बताते बताते इमोशनली इतना अपने आप को इस तरह से प्रेजेंट करेंगे कि आप उनके भावनाओं में बह जाते हैं और एकदम आपका दिमाग उन्हीं के हिसाब से ट्यून हो जाता है और आप उन्हीं की बात मानने लगते हैं, सुनने लगते हैं, ठीक है। तो ये आप अगर एक अच्छा ओरेटर हैं तो ये उसकी एक एसेंशियल क्वालिटी होनी चाहिए कि उसके अंदर पैथोस जनरेट करने की क्वालिटी हो। पैथोस का मतलब है कि आपके इमोशन को स्टीयर कर सके, हिला सके आपके इमोशंस को, ठीक है, आपके इमोशंस को हिला सके। तो यहाँ पे पैथोस है जो, ठीक है। आप जब आप अपनी स्पीच तैयार करें या अपना ओरेशन दें तो उसमें कुछ ऐसे मोमेंट्स हो जो पीटीफुल हो या पिटिएबल हो, मतलब ऐसी कुछ बातें आपकी उसमें जुड़ी हों जिससे एक दया की भावना पैदा हो,
तभी ऑडियंस आपसे इन्फ्लुएंस हो पाएगा, कनेक्ट हो पाएगा, और नहीं तो नहीं होगा। ये अरिस्टोटल के अनुसार है। सो ये भी होना चाहिए क्वालिटीज में, एनी टू अराउज पीटी और कंपैशन इन द ऑडियंस। देन थर्ड वन इज इथॉस। इथॉस मतलब है आपकी स्पिरिट और मोरालिटी और मोरल वैल्यूज और लाइक दैट, एथिक्स, ठीक है। ये सारी चीजें इसमें होनी चाहिए, यानी जो आपकी स्पीच है उसमें कुछ तो मोरालिटी की फीलिंग होनी चाहिए। मतलब आप जो बातें करें उसमें ऐसा लगना चाहिए कि हाँ इसमें कुछ तो ट्रुथफुलनेस है, कुछ तो सच्चाई है, तभी ऑडियंस आपसे कनेक्ट होगी और आपकी बात को मानेगी। ये तीन जो ट्रिनिटी है, यानी तीन को मिलाकर कंबाइंड ट्रिनिटी ऑफ लैंग्वेज कहा गया इनको, या ट्रिनिटी ऑफ रिटोरिक। ओके, इट वाज टोल्ड बाय अरिस्टोटल अराउंड 320 BC, ठीक है। मतलब आज के लगभग 2300-2400 साल पहले उन्होंने जो समझाई थी बात। और आप देखेंगे बहुत सारे लीडर्स, ठीक है, स्पेशली पॉलिटिकल लीडर्स और सम स्पिरिचुअल लीडर्स, वो इसी का मतलब तीनों का यूज करते हैं। उनकी भाषण में या उनकी स्पीचेज में आप सुनेंगे कई बार ऐसे मोमेंट्स आएंगे जब आपके अंदर पैथोस क्रिएट हो जाएगा। मतलब पैथोस का मतलब है कि एक आपके अंदर एक दया की भावना या एक पीटी की फीलिंग आने लगेगी। फिर आपकी एक मोरालिटी की बात करेंगे, एथिक्स की बात करेंगे, ठीक है। फिर उनका जो सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स होगा वो अपने ऑडियंस के अनुसार होता है। अब ऑडियंस मान लीजिए बहुत ही ज़्यादा कंट्री लाइफ का है, नहीं, ठीक है, बहुत रूरल है, अब आप वहाँ जाकर हाई फाई इंग्लिश फेंकने लगे तो ऑडियंस कनेक्ट होगा? बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। जैसे अब हम ही लोग पढ़ा रहे हैं तो हमें हिंदी में भी बोलना पड़ता है, इसलिए कि हमारी आधा से ज़्यादा जो है स्टूडेंट की संख्या यहाँ पे हिंदी भाषी है, ठीक है। हिंदी भाषा सारे हैं, मतलब जो स्कूल जो उनकी स्कूलिंग है वो हिंदी भाषा में हुआ है, तो उनकी कनेक्टिविटी ईजी है यहाँ पे, इसलिए हम लोग को बोलना पड़ता है कि हाँ आप उसको हिंदी में बोलें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट हो सके। ये यही पार्ट है, लोगोस का ही पार्ट है। जाने अनजाने में वी आर फॉलोइंग दिस थ्री। ओके, सो हियर rhetoric is initially it was started for oration, it was started for oration, but at present it is also studied in the writing part also। मतलब पहले तो ये बोलने के लिए केवल होता था, ठीक है, या बयानबाजी कह सकते हैं, ओरेशन मतलब बयानबाजी या भाषण देना। अब ये लिखने के क्षेत्र में भी यूज होने लगा है rhetoric डिवाइस, ठीक है। सो व्हाट इज दिस rhetoric in writing, not only in writing, in oration also। So what is rhetoric? Rhetoric is art of using language effectively, the art of using language effectively to influence your audience or readers। Okay, the art of using language effectively to influence your audience or readers। आई होप क्लियर है डिफिनीशन। यानी जो लैंग्वेज है, चाहे कोई भी लैंग्वेज हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, कोई भी लैंग्वेज हो, हाउ इफेक्टिवली यू यूज इट टू इन्फ्लुएंस योर ऑडियंस और रीडर्स। अब अगर लिखने वाला है तो रीडर्स के रूप में होगा, बोलने वाला तो ऑडियंस हो जाएगा वहां पे, ठीक। अगर लिखना है उसको तो ये यहाँ पे क्या क्या यूज करेगा अपने राइटिंग को इफेक्टिवली बनाने के लिए, ठीक है। कोई भी राइटर क्या क्या यूज करता है, अगर वो पोएट्री लिख रहा है तो बिल्कुल नेचर, फिगर्स ऑफ स्पीच, सिमिली या जो भी चीजें हैं, ठीक है, सारी चीजें यूज करेगा। ये जो सारा चीज होता है आपका, ठीक। आ जाइए इधर, अब देखिए कि जो रिटोरिक डिवाइसेस में क्या क्या आएंगे आपके। सो रिटोरिक डिवाइसेस, फर्स्ट वन इज figures of speech। So to make your writing or text effective, you need to use some kind of figures of speech। Okay, figures of speech ये आपको जानना चाहिए। अब अगर आपको फिगर ऑफ स्पीच ही नहीं पता है तो आप कैसे यूज करेंगे? सो फॉर ए गुड राइटिंग यू मस्ट नो फिगर्स ऑफ स्पीच। कम से कम 25-30 तो जो कॉमन हो तो आना ही चाहिए, ठीक है। कुछ का नाम बता सकते हैं? ओके, सिमिली, मेटाफर, पर्सनिफिकेशन, हाँ, पैराडॉक्स, पन,
personification, oxymoron, yes, alliteration, anaphora, assonance, consonance, okay, apostrophe. Okay, so there are so many. Okay, in the last classes I had discussed around more than 40. I hope more than 40 figures of speech I had discussed. Okay, so first thing is here, to make your writing effective, you need to know figures of speech. Okay, then imagery. Okay, imagery, how many types of imagery are there? 5. Okay, इमेजरी का मतलब है चित्र बन सके. ठीक, आपके 5 सेंसर्स हैं, जो वही 5 सेंसर्स आपको चित्र को फील करते हैं. आंखों से देख करके, ठीक है, कानों से सुन करके, नाक से सूंघ करके, ठीक है, जीभ से टेस्ट करके और स्किन से. तो 5 है जो आपकी इमेजरी, ये पांचों की इमेजरी का प्रयोग किया जाएगा वहां पे. सो ये इमेजरी हो गया. देन मूड एंड टोन. ठीक, मूड एंड टोन, कि किस टोन में आप लिख रहे हैं. मान लीजिए कि आपको एड्रेस करना है किसी छोटे बच्चों को, तो आपका टोन क्या होना चाहिए? सॉफ्ट होना चाहिए. सॉफ्ट होना चाहिए. ठीक है, तो ये किस तरीके का ऑडियंस को आपको एड्रेस करना है या किसके लिए लिख रहे हैं, उसके हिसाब से आपका टोन और मूड भी होना चाहिए. ठीक, नेक्स्ट इज ये ट्रिनिटी आपका. ठीक है, यानी लोगोस, पैथोस, इथोस. ठीक है, देन आयरनी. ठीक है, आयरनी, सॉरी, हाँ, आयरनी. आयरनी इज ए डिवाइस, इट्स लिटरेरी डिवाइस इन विच द मीनिंग इज जस्ट अपोजिट ऑफ द सरफेस मीनिंग. जो सरफेस मीनिंग है उसका अपोजिट एक्चुअल मीनिंग होती है. ठीक है, जिसको व्यंग कहते हैं हिंदी में. ठीक है, तंज या व्यंग कह सकते हैं आप इसको. सो आयरनी, यूज ऑफ आयरनी. और कुछ छूट रहा है? मेरे ख्याल से इतना है. ठीक है, सो हो गया, लगभग हो गया. अगर कुछ छुटा कर देख लेंगे. सो ऑल दीज थिंग्स कम्स अंडर योर रिटॉरिक. सो दीज आर योर रिटॉरिक डिवाइसेस. रिटॉरिक डिवाइसेस, ओके, मीन्स रिटॉरिक मीन्स यूज ऑफ लैंग्वेज. कोई भी भाषा है उसमें जो शब्द है उनको शब्दों का चयन करके कैसे हम अपनी राइटिंग को इफेक्टिव बनाएंगे, ये चीज जो कला है, यही कला हमारी क्या कहलाता है? रिटॉरिक. ओके, आई होप रिटॉरिक पोर्शन इज क्लियर. Later on, so many discussions have gone on this. So if you see, after Aristotle, one another writer was there, Cicero. Okay, Cicero. He talked about 5 tenets of rhetoric. 5 tenets. फाइव tenets मतलब है कि 5 चीजें चाहिए एक अच्छा रिटॉरिक यूज करने के लिए. ठीक है, उनके अनुसार. सो ही सेड फर्स्ट वन इज इन्वेंशन. ओके, इन्वेंशन. इन्वेंशन मीन्स अब आपको कोई चीज के ऊपर बोलना है, ओरेशन देना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल थिंक ऑफ मटेरियल. आपको किसी चीज पे बोलने जाना है या किसी चीज पे लिखना है, तो सबसे पहले क्या चाहिए आपको? मटेरियल. So invention is searching for proper material. Searching for proper material. Okay. Then second is, yeah, once you have got the material, you need to arrange them. ठीक है, अगर जिगजैग हो जाएगा तो फिर इफेक्टिवनेस खत्म हो जाएगा. So second portion is your arrangement. Arrangement. In invention you are searching for material.
In this you are arranging the material, यानी this is the process of arranging those materials. ठीक है. Then third is स्टाइल का मतलब है प्रोसेस ऑफ यूजिंग ऑल दीज मटेरियल्स इन प्रॉपर वे. ठीक है, यानी इनको जो सारा चीज आपको यहाँ मटेरियल आपने खोज किया, अब उसको अरेंज करना है. अरेंज करने का जो प्रोसेस होगा वही आपकी स्टाइल हो जाती है. ठीक है, यानी किसको पहले रखें, किसको बाद में रखें, किस तरीके से रखें. ठीक है, तो ये सारा चीज आपका पोर्शन आ जाएगा किसमें, स्टाइल में. स्टाइल. देन मेमोरी एंड डिलीवरी है. ठीक है, मेमोरी, ये जो मेमोरी है बेसिकली दिस थ्योरी इज फॉर ओरेशन ओनली. ये जो पोर्शन की थ्योरी बताई जा रही है सिसरो के द्वारा, इट इज फॉर ओरेशन. यानी आपको एक अच्छा ओरेटर बनना है. एट दैट टाइम व्हाट यू नीड टू डू, फर्स्ट यू हैव टू सर्च फॉर मटेरियल, प्रॉपर मटेरियल, then you have to arrange them, then after arranging them you have to make those material in your own style. हर व्यक्ति के बोलने की अलग अलग स्टाइल होती है. ऐसा नहीं कि आप किसी और कॉपी करने लगेंगे तो जब आप फ्लो में आएंगे तो जो स्टाइल कॉपी किया तो भूल जाएंगे. इसलिए आप अपनी स्टाइल में उन मटेरियल्स को अरेंज करेंगे. देन मेमोरी, मेमोरी का मतलब है सारे मटेरियल जितना आपने कलेक्ट किया है, जितना अरेंज किया है, सब कुछ आपके मेमोरी में होना चाहिए, मेमोराइज होना चाहिए. कम से कम उसके जितने पॉइंट्स हैं एक प्रॉपर अरेंजमेंट में याद होना चाहिए, तभी आप अच्छा ओरेशन दे सकते हैं. नहीं फिर क्या होगा, भूल जाएंगे. और जहां एक बार भूले, ये ओरेशन की सबसे मतलब कहा जाए तो बदकिस्मती होती है कि अगर आप एक बार भूले तो आप बार बार भूलते रहते हैं. ठीक, कभी आप स्पीच वगैरह दिए होंगे छोटे में, हाई स्कूल वगैरह, इंटर में. ठीक है, तो आप देखेंगे कोई चीज़ बोल रहे हैं, कोई स्पीच दे रहे हैं और एक बार सांस टूटा बोलने में, भूल गए तो भूलते ही चले जाते हैं. ठीक है, तो ये इसीलिए फोर्थ पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ओरेशन, दैट इज मेमोरी. ओके, देन फिफ्थ इज डिलीवरी. ठीक है, अब आपको जो चीज याद है उसको डिलीवर करना है. ठीक है, सो डिलीवर यानी सीधे फ्रंट टू फ्रंट यहाँ पर होगा, ऑडियंस के सामने आपको. ये चारों पोर्शन तो अभी आप बैकग्राउंड में काम कर रहे थे. डिलीवरी इज इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस. तो अब आपको डिलीवरी करनी है. जो चीजें आपने पहले मेमोराइज किया, सब कुछ किया है, उसको प्रॉपर अरेंजमेंट के साथ अब उसी को डिलीवर करना है. सो फॉर ए गुड ओरेशन यू नीड दीज 5 स्किल्स. मतलब ये 5 चीजों को आप एक साथ करेंगे, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज टेनेट्स. टेनेट्स मतलब मैक्सिम्स और एक तरह से कहा सिद्धांत. ठीक है, इफ यू वांट टू बिकम ए गुड ओरेटर यू हैव टू फॉलो दीज पॉइंट्स. आप सोचेंगे नहीं इसमें से स्किप करके कर लें, ठीक है, तो अच्छा ओरेटर नहीं बन सकते हैं. ठीक है, ओरेशन इज आल्सो स्किल, यू हैव टू लर्न. लर्निंग का पहला स्टेप यही है. ठीक है, इसके 5 टेनेट्स हैं एंड यू हैव टू मूव ऐसे फ्रॉम टॉप टू बॉटम. ठीक है, फर्स्ट यू हैव टू सर्च फॉर मटेरियल, देन यू हैव टू अरेंज देम, देन यू हैव टू मेक दोज मटेरियल्स इन योर ओन स्टाइल. ठीक है, आपकी जो भाषा है, जो लैंग्वेज है, उसमें आप जिसमें बेहतर बता सकते हैं उस तरह का आपको स्टाइल में ले आना है. इसके बाद याद करना है सारा, मेमोराइज. आफ्टर मेमोराइजिंग दोज थिंग्स देन यू हैव टू डिलीवर. ठीक है, अगर आप इसमें कट शार्ट करेंगे तो पक्का है कि आपका ओरेशन खराब हो जाएगा. ठीक है, जाने अनजाने में अगर आपने कभी अच्छा ओरेशन किया भी होगा, यू हैव फॉलोड दिस प्रोसेस ओनली. इससे अलग नहीं फॉलो किए हैं, फॉलो इसे किए हैं. सो एक और चीज इसमें आता है, इसको मिटा देना. उसको कहते हैं रेटोरिक स्क्वायर. अब मुझे इधर लिखना पड़ेगा क्योंकि वो आएगा नहीं. आपको जिस तरह का स्किल है, जिस लैंग्वेज में या जिस टाइप में या जिस स्टाइल में आप कंफर्टेबल फील करते हैं उसी में आप बोलेंगे. ठीक है, आप देखेंगे तमाम चैनल्स के लोग या तमाम ओरेटर्स
अपने स्टाइल में बोलते हैं और धीरे धीरे वो उनकी स्टाइल फेमस हो जाती है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आपको लगे कि नहीं मैं अपनी छोड़ दूसरे कॉपी करें। जहां कॉपी किए कुछ दिन बाद आप अपनी ओरिजिनलिटी खत्म कर देंगे और ना तो कॉपी करने वाले बराबर बन पाएंगे ना जो थे वो। सो यू विल लूज योर सेल्फ, SELF इनवर्टेड गामा में, and either you will become another one. So one more thing is here, rhetoric square. Okay, so it has 4 parts. First one is purpose. rhetoric square का मतलब है यहाँ पे इसके 4 चीजें हैं जो चारों इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, बेसिकली स्क्वायर बनना चाहिए था, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, बना देते हैं इसको। मान लीजिए स्क्वायर है। ठीक है, मतलब है कि चारों चीज इक्वली इंपॉर्टेंट है, ऑल साइड्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट, इक्वली। ठीक है, दैट्स व्हाई स्क्वायर कहा गया है। सो फर्स्ट इज पर्पस, ओके। सेकंड इज योर मैटर। अरे मैसेज ही मैटर है, जो मैसेज आप देंगे वही तो मैटर है उसका। इसी को आप मैसेज कह सकते हैं, सब्जेक्ट कह सकते हैं। ठीक है, थर्ड वन इज वॉइस या राइटर, देन ऑडियंस। ठीक है, अब देखिए जो भी ये स्क्वायर इक्वली इंपॉर्टेंट क्यों है, पहले तो आपको पर्पस अपना देखना पड़ेगा कि किसको हम किस ऑडियंस को एड्रेस करने जा रहे हैं। ठीक है, और किस पर्पस के लिए एड्रेस करने जा रहे हैं, ये चीज क्लियर होना चाहिए। जब आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक, तो उसके बाद आपको क्या चाहिए, मैटर चाहिए, यानी सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट मैटर, किस मैटर पे आपको या मैसेज क्या देना चाह रहे हैं, तो यहां आपका मैटर मैसेज हो जाएगा। उस मैसेज को या उस मैटर को आप इकट्ठा करेंगे, अरेंज करेंगे, सारा कुछ करेंगे। आफ्टर दैट यू विल पुट योर वॉइस। वॉइस का मतलब है या तो बोलने से या तो लिखने से। ठीक है, यानी यू आर राइटर हियर, राइटर या ओरेटर जो भी है। तो ये चीज आपको करनी पड़ेगी। तब आप जब ये तीनों चीज पूरा कर लेंगे तब आपके पास अगला स्टेप क्या आता है, ऑडियंस का। ऑडियंस या रीडर जो भी है। ओके, सो इफ यू सी दिस rhetoric square, all are equally important, because if you are not knowing the purpose of your oration or your level of audience, किस तरह का ऑडियंस का लेवल है, ठीक है, लेवल ऑफ ऑडियंस अगर आपको क्लियर नहीं है, then you cannot give a good oration, because the main motto of your oration is to steer the emotions, of your audience. अगर आप अपने ऑडियंस के इमोशंस को स्टीयर नहीं कर पा रहे हैं, हिला नहीं पा रहे हैं, मतलब उसके ऑडियंस को इमोशंस को डिस्टर्ब नहीं कर पाए, तब आपका ओरेशन टोटल फेल्ड है। सो रिटोरिक में सबसे पहले यही माना जाता था कि मेन पर्पस ऑफ रिटोरिक इज टू स्टीयर, STIR, स्टीयर मतलब हिलाना। ठीक है, टू स्टीयर द इमोशंस ऑफ ऑडियंस। ठीक है, और आप देखेंगे जितने भी बड़े बड़े स्पीकर्स हैं, चाहे पॉलिटिकल स्पीकर्स हों चाहे दूसरे हों, वो आपको इमोशनली कनेक्ट करते हैं, डांट डपेट के नहीं। ठीक है, डांटेंगे तो कनेक्ट ही नहीं हो पाएगा कभी इमोशनली, जिसको ट्रिनिटी में कहा गया उधर। ठीक है, पैथोस और इथोस के रूप में। सो हियर पर्पस यू आर नोइंग, देन आफ्टर दैट यू आर कन्वेइंग योर मैसेज, दैट इज योर मैटर। ओके, सो दैट मैटर इज बीइंग either in voice form or in written form by the writer, then it goes to the audience. Okay, so all are equally important and this is called as rhetoric square. Okay, rhetoric square. One writer is there, Quintilian. स्पेलिंग देख लीजिएगा भाई अगर गलत हो जाए तो। ठीक है, according to him, metaphor is the best ornament of rhetoric. ठीक है, मेटाफर, जो मेटाफर है, ठीक है, ये बेस्ट ऑर्नामेंट है। यानी मेटाफर में क्या करते हैं हम लोग, इनडायरेक्ट कंपैरिजन। डायरेक्ट कंपैरिजन तो आपका सिमिली हो जाएगा, इनडायरेक्ट कंपैरिजन।
ठीक है, जब once you are doing indirect comparison then it becomes your metaphor. So for good oration you need to use maximum metaphors. Okay? और आप अब कभी भी कोई भी स्पीच सुनिएगा ध्यान से, किसी भी, चाहे पॉलिटिकल लीडर्स का चाहे किसी अन्य का, आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको सारी चीजें जितनी बताई हैं आपको मिलेंगी वहां पे, इफ यू आर एबल टू एनालाइज. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट योर रेटोरिक. सो रेटोरिक डिवाइसेस क्या क्या हैं? फिगर्स ऑफ स्पीच, इमेजरी, टोन, मूड, देन योर आयरनी, ट्रिनिटी. ठीक है, आर यू क्लियर? So let us see this one, prosody. Okay? Prosody. प्रोसडी मीन्स छंद शास्त्र, हिंदी हो गया उसका. ठीक है, हिंदी में उसको छंद कहते हैं, छंद शास्त्र. ठीक है, ये भी एक शास्त्र है, मीन्स द साइंस ऑफ वर्सिफिकेशन. सो दिस इज कॉल्ड एज द साइंस ऑफ वर्सिफिकेशन. ठीक, वर्स मीन्स पोएम. ठीक है, पोएट्री. सो द साइंस ऑफ वर्सिफिकेशन, यानी जो भी कोई पोएट्री है इफेक्टिव कब बनता है? जब प्रॉपर राइम होता है, रिदम होता है, मीटर होता है. ठीक है, और एक सेट स्टेंजा फॉर्म होता है. ठीक है, अब आपने अगर मान लो 30 लाइन की पोएम लिखी, कोई स्टेंजा 2 लाइन का, कोई 5 लाइन, कोई 10 लाइन का है, तो इफेक्टिवनेस उसकी खत्म हो जाती है. ठीक है, so prosody is the science or the study of versification. It includes rhyme, rhythm, meter and stanza part. Intonation. Basically intonation comes your rhythm and meter only. ठीक है, देखो फर्स्ट राइम. व्हाट इज राइम? ठीक है, जब आपका इंड साउंड, ठीक है, यानी इंड साउंड रिपीट करता है नेक्स्ट लाइन के इंड साउंड में, तो वो हमको एक राइम फील होता है. ठीक है, या अल्टरनेट हो चाहे डबल हो, जैसे भी हो, इंड साउंड है जो आपका, वो राइम को डिसाइड करता है. किसी भी लाइन का जो इंड साउंड है उसी से हम डिफाइन करते हैं कि हमारा वो प्रॉपर राइम में है या नहीं है, या उसकी अल्टरनेट राइमिंग है या किस तरीके का है, तो हमको वहां से पता चलता है राइम का. ठीक है, रिदम इज बेसिकली वेरिएशन इन योर साउंड. वेरिएशन इन योर साउंड, वेरिएशन. ठीक है, वो आपका रिदम में आता है. दैट रिदम कम्स और दैट इज बीइंग मेंटेन्ड विद द हेल्प ऑफ मीटर. ठीक है, सेट अगर मीटर फॉलो करेंगे, प्रॉपर मीटर फॉलो कर देंगे, तो वही रिदम हर बार रिपीट करता रहेगा. तो आपका, हाँ, वही जो भी उतार चढ़ाव है, जिसको हिंदी में रिदम मतलब लय कह सकते हैं आप, हिंदी में लय. ओके, सो दिस इज बीइंग मेंटेन्ड विद द हेल्प ऑफ मीटर. बहुत माइनर डिफरेंस है इसमें दोनों में. ठीक है, देखो मीटर में क्या होगा, एक सेट सिलेबल होगा. ठीक है भाई, ऑक्टा सिलेबिक है, डेका सिलेबिक है, हेक्सा सिलेबिक है, या हेप्टा सिलेबिक है, मतलब जो ऑक्टा सिलेबिक है, जो भी है उसका फिक्स कर दिया. लेकिन जो रिदम है, हो सकता है लंबी लाइन हो लेकिन वो सेम पैटर्न फॉलो करता चला जाए. ठीक है, तो बहुत माइनर डिफरेंस है यहाँ पे रिदम और मीटर में. बट दैट रिदम इज बीइंग मेंटेन्ड बाय विद द हेल्प ऑफ मीटर. इन द लास्ट क्लास आई डिस्कस्ड मीटर आल्सो, बट if I get time I will discuss it also. So meter, then stanza forms. Okay, so many stanza forms like terza, rima, rhyme, rag, chausarin stanza, spenserian stanza, buns stanza, then
टेरजा, ठीक है। सो मेनी स्टेंजा फॉर्म्स आर देयर, कपलेट्स, कपलेट्स जिसे कहते हैं, ठीक है, यानी 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, 8 लाइन, सब आपको डिस्कस किए थे हम पहले, सारे स्टेंजा फॉर्म डिस्कस किए हैं। ओके, सो हियर स्टेंजा फॉर्म्स आर देयर। हियर वन मोर थिंग, हियर इंटोनेशन, बेसिकली इट्स अ वेरिएशन इन साउंड, ठीक है। जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो हमारी आवाज कभी राइज होता है, कभी फॉल होता है, कभी राइज होता है, कभी फॉल होता है। सो टू मेक योर स्पीच इफेक्टिव, you raise or you fall down your voice, so that is called any rising or falling of tone is called as intonation. Rising or falling of tone is called as intonation. So here in intonation your variation is there in your speech sound. जो आप बोल रहे हैं उसमें आपकी स्पीच में वेरिएशन एक फील होगा, उतार चढ़ाव होगा, उसी उतार चढ़ाव को हम क्या कहेंगे, इंटोनेशन, ठीक है। ये अलग नहीं है, हालांकि देखें तो ये रिदम में ही आ जाएगा, बट जब एक लंबा स्पीच दे रहे हैं आप, लंबी कुछ बोल रहे हैं, तो उस समय आपका इंटोनेशन होता है। इंटोनेशन मीन्स राइजिंग और फॉलिंग ऑफ योर टोन, ठीक है। अब इसमें भी देखेंगे तो अलग है, फॉलिंग टोन है, राइजिंग टोन है, राइजिंग फॉलिंग टोन है, मतलब कई बार बोलते हैं इसमें केवल आवाज बढ़ती है, फिर कई बार डाउन होती है, कई बार अप डाउन दोनों होगा, तो उसी को ये 3 पार्ट में होता है या 3 तरह का होता है, फॉलिंग टोन, राइजिंग टोन एंड फॉलिंग राइजिंग टोन। So ये intonation. So all these things are discussed under prosody. Okay.